हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग मैट्रिक स्पेस की इस क्लास में ये समझेंगे कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेट जो पढ़ना है वह पढ़ना है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस जो होता है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका कॉची सीक्वेंस होगा और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपने इसके पहले वाली वीडियो में देखा होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो आप पहले समझेंगे कि कन्वर्जेंट और कॉची सीक्वेंस होता क्या है, फिर उसको बेस बना के हम लोग डिफाइन करेंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो जो लोग इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले जाके वहाँ से समझें कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। फिर कॉची सीक्वेंस की वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे और यहीं पे आज हम लोग समझेंगे कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि कॉची सीक्वेंस होता क्या है। लेट x, d be any metric space। सपोज x, d आपका कोई मैट्रिक स्पेस है एंड Sn इज एनी सीक्वेंस इन x। तो x, d आपका एक मैट्रिक स्पेस है और इस मैट्रिक स्पेस में एक सीक्वेंस Sn बनाया जाता है। समझिएगा, हम लोगों ने ये किया है, एक स्पेस हम लोगों ने लिया है, एक मैट्रिक स्पेस लिखा है x, d और इस मैट्रिक स्पेस के जो एलिमेंट हैं उनका यूज करके हम लोगों ने एक सीक्वेंस बनाया है Sn। Sn सीक्वेंस इस स्पेस का है। तो ये जो सीक्वेंस Sn होगा, इस सीक्वेंस को आप कॉची सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को आप कॉची सीक्वेंस कब कहेंगे, पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए कॉची सीक्वेंस कब बोला जाएगा, देन सीक्वेंस Sn is said to be Cauchy sequence if for any epsilon positive, if for any epsilon positive there exists a natural number p such that for all m comma n greater than or equal to p imply d of Sn comma Sm is less than epsilon। देखिए ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। अभी हम लोग समझेंगे कि इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर साइड में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, इसी रिजल्ट को जो लास्ट में लिखा गया, इसको और भी कई मेथड से लिखा जाता है। इसको लिखने का और भी तरीका होता है। ये भी लिखते हैं कि d of Sn comma Sm tends to 0 as m comma n tends to infinite। ये भी यूज किया जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कॉची सीक्वेंस की जो डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई सीक्वेंस Sn लिखते हैं तो उसमें सीक्वेंस का जो सफिक्स होता है वह ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। तो आप क्या करिए, सीक्वेंस Sn को एक्सपेंड करके लिखिएगा। देखिए पहला टर्म S1, फिर S2, S3, ऐसे Sp आएगा, क्योंकि p आपका एक नेचुरल नंबर है। तो जब आप S1, S2, S3 लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें Sp टर्म आपको मिलेगा। फिर Sp के बाद अगला जो टर्म होगा Sp+1, Sp+2 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये तो आपका सीक्वेंस Sn हो गया। अब लास्ट वाली जो ये लाइन हम लोगों ने मैथमेटिकल सिंबल फॉर्मेट का यूज करते हुए लिखा है, हम लोग इसकी मीनिंग समझेंगे। देखिए लास्ट में क्या बोला जा रहा है कि आप किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर p बताओ, उस नेचुरल नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर कोई भी दो नेचुरल नंबर लें और उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है उसके टर्म लिखें और उनके बीच में डिस्टेंस निकालें
तो वह एप्सिलॉन से कम आए। अच्छा, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप सीक्वेंस को ऐसे चेक करेंगे तो स्टार्टिंग से कुछ टर्म को रिमूव करिए पीएथ टर्म के पहले तक, क्योंकि जो पीएथ टर्म है और उसके आगे के जो टर्म्स होंगे उनके लिए होल्ड करेगा। तो क्या कहने का मीनिंग है कि जो सीक्वेंस का पीएथ टर्म है उसके पहले को हटाइए और उसके आगे के पीएथ और पीएथ के आगे के जो टर्म होंगे वहां से कहीं से भी दो मेंबर लीजिए। जैसे एक मेंबर एस एन हुआ सीक्वेंस का, तो अगला मेंबर एस एम लीजिए और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको एप्सिलॉन से कम ला पाए। अच्छा, एप्सिलॉन क्या होता है? जब मैंने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बताया था तो मैंने ये बताया था कि एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है और एप्सिलॉन को 0 के जितना करीब चाहें लेकर जा सकते हैं। यानी आप एप्सिलॉन को जितना चाहें उतना स्मॉल पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर सकते हैं और एप्सिलॉन से लेस ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसएन और एसएम के बीच में जो डिस्टेंस है आप उसको जितना चाहें उतना कम बना पाए। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? कॉची सीक्वेंस। अच्छा, अगर हम लोग कॉची सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं उसको अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। जैसे सीक्वेंस का पहला टर्म, सीक्वेंस का दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे बनता चला जाएगा, ऐसे बनाते चले जाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते एक टर्म मिलेगा एस पी, उसके आगे जितने भी टर्म लेंगे वे आपस में बहुत करीब होंगे, इतने करीब होंगे कि उनके बीच की डिस्टेंस को जितना चाहें उतना आप 0 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसी चीज को फिर इन्होंने ऐसे भी बोला है कि आप जैसे जैसे m और n को इनफाइनाइट की तरफ लेकर जाएंगे, यानी सीक्वेंस के टर्म को जब अरेंज किया गया था तो उसमें जैसे जैसे आप आगे जाएंगे Sn और Sm के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको आप मिनिमाइज करते चले जाएंगे, उसको 0 की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो अब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कॉची सीक्वेंस होता क्या है। ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक वक्त के बाद सीक्वेंस के किसी भी दो टर्म के बीच की दूरी को आप जितना चाहें उतना कम बना पाए, तो ऐसे सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कहते हैं। तो ये हो गया कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन। अच्छा, इसमें जो मैंने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन बताया है, इसमें एक चीज़ और क्लियर करना, जैसे जैसे मैंने वहाँ बताया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस में यहाँ पर एप्सिलॉन लिखेंगे तो आपको यहाँ भी एप्सिलॉन लिखना होगा। अगर आप कभी एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। तो जो नोटेशन आप यहाँ देंगे वही नोटेशन आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो ये तो कॉची सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग सबसे पहले कॉची सीक्वेंस पे कुछ थ्योरम को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो वह कॉची होता है। हम लोग पहले इसका डेरिवेशन करेंगे और ये जो लोग बीएससी 6 सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट होगी कि जो कॉची सीक्वेंस होगा, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वह कॉची सीक्वेंस बन जाता है। आगे मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई सीक्वेंस कॉची है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। तो इस चीज़ को मैं रफ करके फिर अगले इसके पोर्शन पर आता हूँ। तो आपके सामने मैंने एक थ्योरम लिखा है। थ्योरम ये है, इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। यानी आप किसी भी मैट्रिक स्पेस में कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे तो वह कॉची सीक्वेंस हो जाता है। तो यही हम लोग को पढ़ना है। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, प्रूफ। तो हम लोग ये सपोज कर ले रहे हैं कि लेट Sn be any convergent sequence in a metric space x, d। तो हम लोग ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो Sn है ये कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मैट्रिक स्पेस x, d में। अब लिखेंगे क्लेम।
क्लेम में क्या लिखेंगे, सीक्वेंस एस एन इज कॉशी सीक्वेंस। आपको ये प्रूफ करके लाना है कि जो सीक्वेंस एस एन होगा वह कॉशी सीक्वेंस होगा। अच्छा, कॉशी सीक्वेंस का मीनिंग ये हुआ, आपको क्या प्रूफ करके लाना होगा, दैट इज m कामा n ग्रेटर देन और इक्वल टू p imply distance between Sn and Sm is less than epsilon। आपको ऐसा कुछ प्रूफ करके लाना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा दिखा दिया तो ये क्या होता है, ये कॉशी सीक्वेंस होने की डेफिनेशन होती है। तो आप इसका यूज करके तुरंत बोल देंगे या क्लेम कर लेंगे कि जो सीक्वेंस लिखा गया था वह कॉशी सीक्वेंस है। तो चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन समझते हैं। सिंस सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, जो सीक्वेंस Sn आपका है वह क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वह स्पेस के किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई देयर एग्जिस्ट S बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट Sn कन्वर्ज टू S। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपके पास स्पेस का एक मेंबर मिल जाएगा जिस पर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। अब आप क्या करिएगा कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसकी डेफिनेशन यूज करिएगा। क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर एनी epsilon greater than 0 there exists p belongs to n set of natural number such that n greater than or equal to p imply distance between Sn and S, क्योंकि Sn किस पे कन्वर्ज कर रहा है, S पर। तो Sn और S के बीच में जो डिस्टेंस होगी वह लेस होगी एप्सिलॉन के। ये आप एक बार मिला लीजिएगा, जो इसके ठीक पिछली वाली वीडियो है उसमें मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बातें की है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने की डेफिनेशन ये होती है, और वहाँ मैंने बताया था कि अगर यहाँ एप्सिलॉन लिखते हैं तो यहाँ भी एप्सिलॉन, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन अपान 2 बना देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान 2। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इस इक्वेशन को समझिएगा कि क्या लिखा गया है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब n की वैल्यू, n एक सिंबल है, एक नेचुरल नंबर है, ये नंबर जब p के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा तो ये चीज सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे ही सिमिलरली m ग्रेटर देन और इक्वल टू p इम्प्लाई, अच्छा जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू p है तो यहाँ Sn लिखते हैं, n है तो यहाँ s के सफिक्स में n आता है। तो जब m लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन Sm एंड S इज लेस देन एप्सिलॉन अपान 2। इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को समझिएगा। इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर m रिप्लेस कर लीजिएगा। तो ये तो आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे, नाउ कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन Sn एंड Sm। आप क्या करिएगा, अगर आपको कॉशी सीक्वेंस दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा कि Sn और Sm के बीच में जो डिस्टेंस है यानी दूरी वह एप्सिलॉन से लेस होगा। तो आप क्या करिए कि Sn और Sm के बीच की दूरी को पहले निकालिए, इस डिस्टेंस को निकालिए और चेक करिए कि क्या ये एप्सिलॉन से लेस मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, Sn और Sm के बीच की डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग मैट्रिक स्पेस की जो चौथी प्रॉपर्टी होती है उसका यूज कर लें। तो क्या लिखते हैं, लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन Sn कामा S प्लस डिस्टेंस बिटवीन S कामा Sm। हम लोग ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को लिखेंगे दैट इज डिस्टेंस बिटवीन Sn कामा Sm
इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एस एन कामा एस। और हम लोग मेट्रिक स्पेस में जानते हैं कि x और y के बीच में जो दूरी होती है वही y और x के बीच में होती है, यानी आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे d ऑफ एस एम कामा एस। जो लास्ट वाला टर्म था उसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होती है। अच्छा, अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का यहाँ पर यूज करिए। क्या यूज करेंगे, इफ n कामा m ग्रेटर देन और इक्वल टू p देन। क्योंकि समझिए, अगर आपको ये प्रूफ करके लाना है तो इसको सपोज करना होगा और ये दिखाना होगा। p इम्प्लाई क्यों, इम्प्लाई का नोटेशन है, तो इसको सपोज करके इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि n और m p के इक्वल है, उससे ग्रेटर है। तो आप देखिए, जब यहाँ से अगर m p के ग्रेटर है तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस बिटवीन एस एन एंड एस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो आप इसको लिखेंगे लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। सेम वैसे देखिए m ग्रेटर देन और इक्वल टू p है, तो जब m ग्रेटर देन और इक्वल टू p होगा तो एस एम और s के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी एप्सिलॉन अपॉन 2 से लेस है, यानी ये भी लेस हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 2 से। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एस एन एंड एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2। और हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड है उसका हम लोगों ने यूज किया है। दैट इज, देखिए लेफ्ट में था n कामा m ग्रेटर देन और इक्वल टू p इम्प्लाई डिस्टेंस बिटवीन एस एन एंड एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, ये जो हम लोगों ने प्रूफ करके लाया है लास्ट में, ये होता क्या है, ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, यहां से आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाई सीक्वेंस एस एन इज ए कॉची सीक्वेंस। यानी आप मेट्रिक स्पेस में कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे तो वह ऑलवेज कॉची सीक्वेंस होता है। तो आप समझिएगा, इस रिजल्ट में या इस थ्योरम में हमने ये प्रूफ करके दिखाया है कि अगर आप किसी मेट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं तो वह कॉची सीक्वेंस बन जाता है। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि क्या कॉची सीक्वेंस होने पर वह कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेट्रिक स्पेस में आप कोई भी कॉची सीक्वेंस लेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कन्वर्जेंट हो। उसके एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेट्रिक स्पेस में कॉची सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट होगा। अब कंप्लीट मेट्रिक स्पेस क्या होता है, अगर किसी मेट्रिक स्पेस में सभी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएं। ध्यान से समझिएगा, अगर मेट्रिक स्पेस में सभी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएं तो ऐसे स्पेस को कंप्लीट मेट्रिक स्पेस कहते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को मैं आज यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो पे हम लोग मिलते हैं और उसमें मैं आपको कंप्लीट मेट्रिक स्पेस बताऊंगा, कुछ रिजल्ट मैं आपको उस पर बताऊंगा और यहाँ से आपकी यूनिट फर्स्ट कवर हो जाएगी। फिर हम लोग आएंगे यूनिट थर्ड पर, जहाँ पर कंपैक्ट और कनेक्टेडनेस की बात की जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक आप इसको देखिए, समझिए